नमस्ते दर्शकों, देश का सवाल लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ वैभव मिश्रा। और बात अब देश के सवाल में पाकिस्तान की, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान दोस्तों इकलौता ऐसा मुस्लिम मुल्क है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। गाहे बगाहे इसी परमाणु हथियार के दम पर पाकिस्तान गीदड़ भपकी देता रहा है। उसे लगता रहा है कि परमाणु बम का डर दिखाकर भारत को किसी भी सैन्य कार्रवाई से रोका जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के इस भ्रम को तोड़कर रख दिया। अब एक अमेरिकी रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान की परमाणु रणनीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 के संघर्ष में पाकिस्तान का तथाकथित फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस भारत को कार्रवाई से रोक नहीं सका। यानी पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो जरूर है, लेकिन वो परमाणु हथियार भारत की सैन्य इच्छा शक्ति के सामने ऐसी दीवार नहीं बना पाए जिसे पार करना नामुमकिन हो। पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर ताकत को अपनी सुरक्षा की गारंटी और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहा है, ऑपरेशन सिंदूर ने उस दावे की असली परीक्षा ले ली। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के परमाणु बम की गीदड़ भपकी का वो स्वांग अब टूट चुका है। देश के सवाल में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान का परमाणु कवच भारत के सामने पूरी तरह से बेअसर नजर आया? अमेरिकी रिपोर्ट ने पाकिस्तान की गीदड़ भपकी की पोल खोलकर रख दी है। और सवाल सबसे अहम कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर अकड़ को तोड़कर रख दिया है। क्या परमाणु बम के भरोसे आतंक की दुकान चलाना पाकिस्तान अब बंद करने वाला है? हथियार पाकिस्तान की ताकत नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भ्रम है। और पाकिस्तान शायद आज इसी भ्रम में जिंदा है, लेकिन इस अमेरिकी रिपोर्ट ने पाकिस्तान के इस भ्रम को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन अब समझते हैं कि आखिर इस अमेरिकी रिपोर्ट में लिखा क्या है। दरअसल अमेरिका की बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में पाकिस्तान की परमाणु रणनीति पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस भारत को सैन्य कार्रवाई से रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में और क्या है यह हम आपको बताएंगे। दरअसल लगातार तमाम सवाल और सवालों के बीच पाकिस्तान का फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस भारत को नहीं रोक पाए। पाक के परमाणु हथियार भारत को रोकने में असक्षम रहे। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सीमाएं जो है वो उजागर कर दी हैं। भारत ने पाक और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सैन्य तनाव बढ़ने पर पाक एयरबेस भी जद में आए। भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की परमाणु बम वाली धमकी पूरी तरह से बेअसर नजर आई। पाकिस्तान के परमाणु हथियार की उपयोगिता सीमित रही। सैन्य कार्रवाई नहीं रोक पाए पाकिस्तान के परमाणु हथियार। तो अब पाकिस्तान परमाणु हथियारों को लेकर जिस गीदड़ भपकी और जिस भ्रंश में रहता है वो अब टूट चुका है। दरअसल पाकिस्तान जिस परमाणु ताकत को भारत के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी ढाल समझता था, अब उसी परमाणु ताकत की पोल खुली है। पाकिस्तान दशकों से परमाणु हथियारों को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बताता रहा है। उसकी सोच रही है कि अगर उसके पास परमाणु हथियार हैं तो भारत उसके खिलाफ बड़े सैन्य कदम उठाने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन मई 2025 याद करिए दोस्तों, जब इस संघर्ष ने पाकिस्तान की इस रणनीति को आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी थी। अमेरिकी विश्लेषक के मुताबिक पाकिस्तान की परमाणु क्षमता भारत को कार्रवाई से रोकने में सफल नहीं रही। नहीं को मैं कोड अनकोड कर रहा हूं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की और पाकिस्तान की परमाणु धमकी निर्णायक बाधा नहीं बन पाई। यानी जिस परमाणु ताकत को पाकिस्तान भारत के खिलाफ सबसे बड़ा डिटरेंस समझता था, उसकी वास्तविक प्रभावशीलता पर अब बहुत ज्यादा गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन सवालों को लेकर अब यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल शून्य है। दर्शकों,
ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान के झूठे अहंकार को तोड़ा, बल्कि उसे बड़ी चोट भी दी। पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के एयरफोर्स को भारी नुकसान हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के 1, 2 या फिर 3 नहीं, 5 लड़ाकू विमानों को जमीन पर लाकर पटका। पाकिस्तान का सर्विलेंस विमान भी तबाह हुआ। जैकबाबाद एयरबेस पर खड़े कुछ F-16 विमानों को भी नुकसान है। भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के एयरबेस को भारी नुकसान की खबरें और तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। नूर खान, भेलारी, सरगोधा, जैकबाबाद समेत 11 एयरबेस जिनको नुकसान पहुंचा है। कई सैन्य ठिकाने, कई रनवे, हैंगर, रडार सिस्टम तबाह हो चुके हैं। कम से कम 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से दोस्तों क्षतिग्रस्त हो गए पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद 1, 2 या फिर 3 नहीं, 9 प्रमुख आतंकी कैंप पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गए। भारत के हमले में आतंकवादियों के लॉन्च पैड नेस्तनाबूद हुए। 80 से 90 घंटों में पाकिस्तानी सैन्य व्यवस्था भारत के सामने जब आई 1 to 1 तो पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गई, पूरी तरह से टूटकर जमींदोज हो गई। तो हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हिमांशी सिंह जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ गौरी शंकर गुप्ता जी हैं, बहुत स्वागत है गौरी शंकर जी आपका इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ मुजाहिद जाफरी हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। मुजाहिद भाई आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा हिमानी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान जिस गिदड़ भपकी के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, अमेरिकी रिपोर्ट ने उस दबाव को पूरी तरह से दुनिया के सामने ला दिया है। इस रिपोर्ट को कैसे आप देखती हैं और पाकिस्तान को क्या संदेश आप देना चाहेंगे इंडिया न्यूज के जरिए? हिमांशु जी। देखिए, पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु बम हैं, जिसमें स्ट्रैटेजिक और बाकी अलग तरह के जो इनके बम हैं वो हैं। द थिंग इज कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके ये बता दिया था कि भाई आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब का होना कोई बहुत बड़ा डेटरेंस नहीं है, ये सिर्फ युद्ध की विभीषिका से आपको बचा सकता है, लेकिन युद्ध होगा और अगर भारत कैलिब्रेटेड अटैक करता है तो उसकी जद में आप आते हैं। और देखिए, ये जो रिपोर्ट है, क्योंकि ये हिंदुस्तानी रिपोर्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट अमेरिकन एजेंसी द्वारा की गई एक रिपोर्ट है, तो पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता है कि भारत झूठ बोल रहा है या भारत की तरफ से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाया जा रहा है। पाकिस्तान को एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जब 1974 में भारत ने पहला अपना परमाणु जो परीक्षण किया था, उसके बाद इन्होंने जनता की जो एक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखने की बजाय इनके जो वजीर आजम है उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। भारत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करके उसको अपने यहाँ विलय नहीं करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान ने कई बार हमारी जमीन को ऑक्यूपाई किया है और पीओजे के उसी की वजह से है। पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है, क्योंकि उनकी आर्मी का जो एग्जिस्टेंस है वो इसी चीज पे निर्भर करता है कि जो आम आवाम है, जो जमहूरियत है पाकिस्तान की, उसको ये दिखाया जाए कि भारत एक बहुत बड़ा राक्षस है, उनकी फौजें निरंतर हम पे कब्जा करना चाहती हैं, जबकि ये सच नहीं है। सच इसका बिल्कुल उल्टा है। लेकिन इतने बड़े सैन्य प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए और जिस तरीके से लूट खसोट इनके जनरल साहब करते हैं और नेता करते हैं, एक तरीके से जनता को ये दिखाया जाता है। और यही जो 14 तारीख को इन्होंने अपने बयान दिए हैं, उसमें इन्होंने कहीं भी डेवलपमेंट की बात नहीं की है। इन्होंने कितनी सड़कें बनाएंगे, कितने ब्रिज बनाएंगे, कितने आईटीआई खोलेंगे, वो बातें नहीं की है। इन्होंने अभी क्या बात की है कि किस तरीके से ये भारत पे हम एक बूंद बूंद पानी के लिए आईडब्ल्यूटी की वजह से हमला कर देंगे। द थिंग इज कि आप पाकिस्तानी जनता को क्या बताना चाह रहे हैं। और देखिए, सबसे हास्यास्पद बात यह है कि इतने सारे प्रांतों में से अगर उन्होंने किसी को बुलाया तो पंजाब की जो इनकी चीफ मिनिस्टर हैं उनको बुलाया गया है, मरियम नवाज को बुलाया गया, बाकी तो वहां पे हाजिरी ही नहीं लगाई थी। तो मैं इस चीज को ऐसे देखती हूँ वैभव जी कि पाकिस्तान को अब ये बंद कर देना चाहिए कि हम न्यूक्लियर बम बना चुके हैं तो इसलिए भारत हमसे डर जाएगा। भारत कन्वेंशनल वॉर भी कर सकता है और यही भारत ने दिखाया कि अगर टारगेटेड अटैक करते हैं और आप आपके कैराना हिल तक पहुंच सकते हैं जहां पर आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हुए हैं, तो हमारी काबिलियत क्या है।
लेकिन हम इस चीज को बढ़ाना नहीं चाहते और प्रधानमंत्री जी का संदेश बहुत क्लियर था कि आतंकवादी जहां पे भी हैं उन ठिकानों पे हमला किया जाए। तो भारत ने और हिमांशु पिन जी बिल्कुल, पॉइंटेड भारत ने स्पष्ट कैलिब्रेटेड भी कह अटैक दिया किया। था इस ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जब संघर्ष विराम हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। अगर आप हम पर अटैक करेंगे तो हम इस ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा से बड़े स्तर पर इसकी शुरुआत कर देंगे। मैं पाकिस्तानी पत्रकार अपने मुजाहिद भाई के पास चलना चाहूंगा। मुजाहिद, बहुत महत्वपूर्ण यह है यह समझना कि जब आपकी सेना, आपके बड़े सैन्य अधिकारी भारत को गीदड़ भभकी परमाणु धमकी देते हैं, ये गीदड़ भभकी अमेरिकी की एक रिपोर्ट ने पूरी तरह से, मैं ये कहूं कि इसको शून्य कर दिया है, जीरो कर दिया है, तो शायद मैं गलत नहीं हूं। मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे वक्त दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस पेशेंस के साथ मैंने आपकी बातें साहब सुनी है, आप भी मेरी उसी पेशेंस के साथ बातें सुनेंगे और दखल अंदाजी कम करेंगे, वो जो गोदी मीडिया होने का अब सबूत बातें कम शुरू देंगे। करिए। अब जितनी बार आप बोलेंगे मैं उसमें खामोश हो जाऊंगा, मेरे पास सिर्फ यही हल है। बातें दूसरे की शुरू करिए बात आप जी। है। पहली बात तो ये है कि आपने बात की पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में रिपोर्ट जारी हुई अमेरिका की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की। मेरे भाई, तो जो अमेरिका का सदर कहता रहा वो आपको याद नहीं? आपको साल बाद आके याद आ गया कि एक रिपोर्ट है अमेरिका ने जारी की है, फलानी एजेंसी ने जारी की है। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट चीख चीख के वॉर के फौरी बहुत बाद कहता रहा वो भूल गए आप? उस पर आपको यकीन नहीं है? एक इंडिपेंडेंट जो अखबार है या कोई भी रिपोर्ट करने वाली एजेंसी है उस पर आपको यकीन है? तो दूसरी तरफ आप ये देखें कि आपके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है, आपके चीफ ऑफ स्टाफ जो है, वो खुद मान चुके हैं, उनके बयान मौजूद है कि जी हमारे राफेल गिरे हैं। तो मेरे भाई, अभी मैं मोहतरमा को भी सुन रहा था, ये कह रही थी कि चीफ मिनिस्टर और उनके प्रॉब्लम ये है कि फलाना आर्मी। और मेरे भाई, आप अपने प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखें, उसको तो तिरंगा पहनना नहीं आता, वो तो तिरंगा उल्टा पहन रहा है। आपको तो शर्म से मरना चाहिए। ऐसे मीडिया को आपको बात करनी चाहिए कि जी हमारा प्राइम मिनिस्टर उल्टा तिरंगा पहन कर आया है तकरीब में। ये आपके डिस्कस करने वाले मौजू है। पाकिस्तान की जो फिक्र है, जाफरी साहब, मैं वाकई आपको रोकना नहीं चाहता था, आपके बीच में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन सोशल मीडिया पर जो तमाम दावे वादे और वायरल वीडियोस चलते हैं ना, उनको स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए। तथ्यों पर जिंदा रहेंगे तो आपकी पत्रकारिता जिंदा रहेगी। पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं पहली बात आपको बता दूं, अगर आप तथ्यों पर जिंदा रहेंगे तो आपकी पत्रकारिता जिंदा रहेगी। और अगर आप यहां पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के चमचे बनकर आए हैं तो मुझे माफ करिएगा, मैं आपको टोकता रहूंगा। अब अपनी बात करिएगा आप। मेरे भाई, तो फिर मुझे भी माफ करिएगा कि मैं आपको ठोकता रहूंगा। हाँ, बिल्कुल टोकिए। और अगर मैं तथ्यों पर गलत हूं तो मैं चाहूंगा आप टोके, लेकिन अगर आप गलत तथ्य इंडिया न्यूज के जरिए देश के सामने रखेंगे तो मैं आपको टोकूंगा, डंके की चोट पर टोकूंगा। किस तरह के झंडे की बात आप कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल लाल किले पर मौजूद थे, उनके पॉकेट स्क्वायर के तिरंगे रंग का जो भी कलर कॉम्बिनेशन है, जो भी कलर का वो प्रक्रियागत हिस्सा था, उसको पहले आप बहुत अच्छे से समझिए। सोशल मीडिया पर आप यहां की पॉलिटिक्स में मत पड़िए, आप यहां की पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए। यहां की पॉलिटिक्स में जाएंगे तो आप उलझते रह जाएंगे। बोलिएगा आप। मैं आपको समझा रहा हूं कि आप यहाँ की पॉलिटिक्स में ना पड़े, आप परेशान हो जाएंगे यहाँ की पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे। पर आपका प्रॉब्लम यह है कि अच्छा, आपका पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान आपकी कितनी मिसाइलें भारतीय सरजमी के अंदर प्रवेश कर पाई, बताइए। ऐसे रखने से काम नहीं चलेगा, ऐसे रखने से काम नहीं चलेगा। बोलिए, आपकी कितनी मिसाइलें हमारी सरजमी में प्रवेश कर पाई, जवाब दीजिए। अब आपके देश की रक्षा का विषय है सर, आत्मसम्मान का आपके विषय है, जिंदा है आत्मसम्मान। बोलिए। मेरा ख्याल है एक अक्लमंद आदमी के लिए, जो हमारे डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आपके पास कोई पैनल में फौजी होता तो मेरा ख्याल है उसके लिए खासी आसानी होती कि जो एविडेंस वहां दिए गए थे वो ना सिर्फ आपके लिए सफिशिएंट थे बल्कि दुनिया भर के लिए सफिशिएंट थे। वो वॉर आज भी दुनिया में पढ़ाई जा रही है। आप पता नहीं कहां फिर रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे थे, आप फिरे जा रहे हैं। तो आपकी मर्जी है मेरे भाई। बिल्कुल। गौरी शंकर जी आपकी बात पर बड़ा रिएक्ट करना चाह रहे थे। गौरी शंकर जी बोलिएगा। हिमानी जी, मैं आपके पास इसके बाद आऊंगा। नमस्कार वैभव जी, हमारे दोनों को पैनलिस्ट को भी हमारा नमस्कार। देखिए, तीन चीजें मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है,
जहां भी आप दुनिया में कोई भी आतंकी हमला हुआ है, उसकी जो फुटप्रिंट्स हैं वो पाकिस्तान में मिलती हैं। चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो। तो ये एक पहली चीज बड़ी क्लियर सामने आती है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान जो है वो झूठ बोलने में और लोगों को धोखा देने में बहुत माहिर बन चुका है। ये हर किसी भी, आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाइए, हमने तो एज ए डिप्लोमेट मैंने देखा इसको जगह जगह, वो आपको कह देंगे हाँ हाँ ये होगा, और उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियरली ये होता है कि उसको वो नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। तो ये चीज मैंने हर जगह देखी है। तो पाकिस्तान को तो पहले हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि जो आपका एटॉमिक पावर है वो कोई डिटरेंट नहीं बनेगा फ्यूचर में। उससे हम डर के अगर आपके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये पहले हो चुका है, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री हैं उनकी शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये पूरी तरह से पब्लिकली अनाउंस किया था और किया हुआ है। अब ये जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं हमारे मुजाहिद जी, तो ये बड़ा क्लियर है। ये तो अपनी देखे, इन्होंने एक नैरेटिव बना रखा था अपने देश में जनता को समझाने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का एक भी राफेल गिरा नहीं है। और अगर गिरा होता तो आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत से फोटो उसके देख चुके होते थे। एक भी राफेल नहीं गिरा है। जो अंदरूनी खबर है उसमें है कि एक राफेल फंक्शनिंग ऑर्डर में नहीं था और उसमें को वापस बुला लिया गया था। बाकी कोई किसी तरह का लॉस नहीं हुआ है। आपको ये पता है कि पाकिस्तान की एक भी मिसाइल और ड्रोन हमारे इलाके में नहीं आई। सिर्फ वो जो सीमा पार के जो लोकल हमले थे, उनके अंदर एक दो मंदिरों को और एक दो गुरुद्वारों को कश्मीर के अंदर तोड़ा गया था। और वो मिसाइल से और ड्रोन से नहीं थे, वो गोला बारूद से किए गए थे जो लोकल हमले थे अक्रॉस द बॉर्डर। इसके अलावा पाकिस्तान का ये बड़ा क्लियर है कि उनके 11 जो एयर बेसेस थे उनकी उनके ऊपर सब्सटेंशियल डैमेज हुआ। उन्होंने माना, पूरे संसार ने माना, और उनकी सैटेलाइट पिक्चर सब जगह थी। तो इन सब चीजों को अगर नकारने से कोई फायदा नहीं है, इसके ऊपर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान को पता है कि उनकी स्थिति क्या थी, हमें भी पता है कि हमारी स्थिति क्या है। तो अभी सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डिटरेंट है वो कोई डिटरेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। हमारे पास अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक भी करता है तो हम उसको झेल के सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमने डेवलप कर ली है। तो उसके कोई भी उसका बचाव पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर वो ऐसी गलती कभी करेगा तो फिर पाकिस्तान को बहुत और जानता है बुरी तरह पाकिस्तान से सर ये तबाही का रविशंकर जी, सामना करना पाकिस्तान पड़ेगा। ये भली भांति जानता है, लेकिन वहां की सैन्य शासन और वहां की सत्ता पे बैठे वो कुछ चुनिंदा लोग जो अपनी राजनीति और अपने नंबर जनता के सामने चमकाने के लिए देश को ले जाकर जबरदस्ती युद्ध में झोंक देते हैं। हिमांशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कुछ आप कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात कहिएगा। मैं ये जो मुजाहिद भाई बैठे हुए हैं इनको ये बताना चाह रही थी, कह रहे थे कि शायद पैनल पे कोई फौजी नहीं है। तो मैं बता दूं कि जब जी। कारगिल वॉर हुआ था तो मैं सेना में ही थी। 25 साल की लंबी सर्विस के बाद मैंने रिटायरमेंट फौज से लिया है, और सन 71 अब की लड़ाई करगिल में की मेरे याद आप फादर भी मुजाहिद भाई लड़े को थे। क्यों दिला रही हैं? नहीं नहीं, करगिल की इन्होंने याद कहा मत था कि दिलाइए, पैनल तो पे फिर कोई ये मुंह पर फौजी उंगली नहीं रख है। लेंगे ऐसे। नहीं नहीं, इन्होंने कहा था पैनल पे कोई फौजी नहीं है, तो मैं इसलिए इनको ये याद दिला जी। रही थी कि पैनल पे बकायदा फौजी बैठा हुआ है। क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करते तो पैनल पे एक फौजी का होना बिल्कुल लाजमी सी बात है। तो सन 71 की लड़ाई में मेरे फादर लड़े थे और 99 में मैं लड़ी थी। और एक और चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आपके कैप्टन कर्नल थे जिनकी बॉडी को लेने से पाकिस्तान ने मना कर दिया था। और हमारे यहाँ से ब्रिगेडियर साहब ने बाकायदा उनकी पॉकेट में चिट्ठी डाली थी कि बहादुर सैनिक हैं, इनको इस तरीके की तवज्जो दी जाए। उसके बाद में उनको निशाने हैदर दिया गया था। और वो सिर्फ अकेले वो फौजी नहीं थे, बहुत सारे फौजियों की जो डेड बॉडीज हैं उनको हमने ससम्मान अपनी धरती पे जगह दी थी। तो भारत के जो सैनिक हैं वो समझते हैं कि फौजी की कीमत क्या होती है, लेकिन पाकिस्तान में शायद ये एक ऐसी फौज है जो अपने फौजियों की भी सगी नहीं है। अब वैभव आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। बिल्कुल हिमांशु जी, अब मुजाहिद भाई ने जिन बातों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भारत के राफेल जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए, लेकिन इसका एक प्रूफ नहीं दे पाया पाकिस्तान।
देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनसे पूछा गया था कि वेयर इज द प्रूफ, तो उन्होंने कहा था इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। हम भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जी। जब वॉर होता है तो सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी होती है वो सच्चाई होती है। और हमने जहां पे भी हमले किए थे उसके बकायदा रिकॉर्डिंग्स दिखाए थे, बिफोर एंड आफ्टर की फोटो हमने पूरे जग में दिखाई थी, एंड बकायदा सैटेलाइट पिक्चर्स को हमारी हर एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया था। देखिए, जब कैराना पे जब हमला हुआ है उसके बाद में डीजीएमओ पाकिस्तान है, उन्होंने फोन किया था अमेरिका, और उन्होंने काफी सारा पैसा जो है उन लॉबीज को दिया था जो डोनाल्ड ट्रंप से इनकी बातचीत करा सकते थे। दिस एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, मुझे इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद अमेरिका ने कहा था कि भाई आप वन ऑन वन इनसे निपटिए। उसके बाद इन्होंने जब डीजीएमओ से कहा है कि नाउ वी वांट टू स्टॉप इट, तो भारत ने फिर अपनी तरफ से संयम दिखाते हुए इसको बंद किया था। अमेरिका की इंटरफेरेंस को भारत ने इन्वॉल्व नहीं किया था, ना भारत ने उसको बर्दाश्त किया था। पाकिस्तान ने अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व किया था, क्योंकि पाकिस्तान की समझ में आ गया था कि न्यूक्लियर बॉम्ब होना किसी भी तरीके से कन्वेंशनल वॉर से पाकिस्तान को नहीं बचा सकता है, बल्कि एक ग्रे लाइन इस युद्ध के बाद सामने आई थी कि आपके पास कितने भी बॉम्ब हों, लेकिन वो आपको, अगर आप कोई भी इस तरह की आपकी देश की तरफ से हरकत होती है जिसमें एक 27 लोगों को, निहत्थे लोगों को आपकी तरफ से आतंकवादी आते हैं और गोली मार देते हैं, तो उसका जवाब देना भारत को तरीके से आता है। और भारत ने देखिए संयमित तरीके से 11 टेरर जो ऑर्गेनाइजेशंस थी या उनके जो आउटफिट्स थे उन पे हमला किया था। भारत फिर भी उसको एस्केलेट करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से जवाबी वॉर हुआ है तब भारत ने उसको एस्केलेट किया, और जब एस्केलेट किया है तो पाकिस्तान फिर एकदम पीछे आ गया। सी लेट्स अंडरस्टैंड कि आप 144 करोड़ की जनता और एक बड़ी आर्मी, भारत की जो आर्मी है वो चौथे नंबर पे है और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो 14वें नंबर पे है। तो आप उसके हथियार देखिए, आप उसकी सेना की नफरी देखिए, आप जब इन चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कन्वेंशनल वॉर में भारत के सामने नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनके जो सैनिक अफसर है उनको भी ये चीज समझ में आती है, इसीलिए जो इस तरह के बयान पाकिस्तान देता है वो उनकी जमहूरियत के लिए है, वो हमारे लिए बयान नहीं होते हैं। क्योंकि आप कन्वेंशनल वॉर में भारत से लगातार बहुत बार हारे हैं। आप 1947 से लेके 2025 तक की जो लंबी 80 साल का जो युद्ध है उसमें आपने लगभग 4 बार ऐसी हिमाकत की है और चारों बार आपको पीछे हटना पड़ा है। तो और आई मुजाहिद थिंक भाई से मैं यही रियलिटी चेक सवाल, बहुत हिमांशु जरूरी जी है। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए लेकर जाऊंगा। मुजाहिद, 1947 से लेकर 2025 तक जितने भी बार आपने युद्ध की कोशिश की उतने बार भी आपने मुंह की खाई है, उसके बावजूद भी आप इतने आत्मविश्वास में कैसे रह लेते हैं, इतने कॉन्फिडेंस में कैसे रह लेते हैं? ज्यादा मैं जवाब दूं। पहले तो मोहतरमा का मैं बहुत रिगार्ड करता हूं कि ये एक सेना से है, तो इनके लिए स्पेशल रिस्पेक्ट है मेरे लिए, इनके लिए। तो लेकिन इन्होंने जो बात की है वो सारी की सारी बात एक मुहावरा उर्दू का उसमें फिट आ जाती है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो ये काफी है जो कुछ इन्होंने बताया है। और दूसरी तरफ जो दूसरा मुहावरा है जो आप आधे घंटे से चीख चला कर रहे हैं, वो उर्दू का मुहावरा है, आप पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई अगर पाकिस्तान और चिड़िया खेत कौन सा चुग गई है, यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। हाँ अगर पाकिस्तान दहशतगर्द होता तो टर्की और सऊदीया कभी भी पाकिस्तान के साथ पैक्ट ना करते। वो दहशतगर्द मुल्क खुद को कहलवाना अच्छा नहीं समझेंगे। अब बोले जो कहना चाहते हैं। मुजाहिद भाई, 47 से लेकर आज 2026 तक आपके देश के हालात क्या हैं, ये आपको समझ में आता है? ये आपको समझ में आता है? मुझे बताइए पहले। इसी महीने में आपको ये समझ आता है कि आपने देश की क्या दुर्गति कर दी है पाकिस्तान की? वहां की आवाम ने, आप कहें टर्की भी दहशतगर्द है, आपसे अपने देश के हिस्से बड़े बड़े प्रांत नहीं संभल रहे हैं। बलूचिस्तान 14 अगस्त को कह रहा है, 11 अगस्त को उसने आजादी की घोषणा कर दी। पाक अधिकृत कश्मीर में क्या हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात हैं। इन हालातों के बीच अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना और ये कहना कि स्थितियों को आप नहीं समझ रहे, तो शायद बातों को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मुंह पर हाथ मत रखिए, जवाब दीजिए। करोड़ों रुपए का सोना चोरी हो गया, वो कहते हैं कि जी वो बंदर उठा के ले गए हैं। आपके यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, वहां ध्यान करो मेरे भाई। अपने मुल्क में, आपके मुल्क में जो आपके मिनिस्टर्स हैं, आपकी युवा पीढ़ी है, उसने जीना जीरन कर दिया। आपके मिनिस्टर जो है, होम मिनिस्टर जो है, पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। आप कैसी जमहूरियत? आप सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ते हैं।
आप सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एक छात्र हैं। आप एक मजबूत पत्रकार में मुजाहिद भाई आपको नहीं मानूंगा, टीवी स्क्रीन पर पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान और पूरे विश्व के सामने कह रहा हूं, तो क्यों आप नहीं आ रहे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे छात्र हैं। गृहमंत्री सदन में नहीं आए, ये किसने आपको जानकारी दी? आप इतने अंधे और गृहमंत्री सदन में नहीं आए, किसने आपको जानकारी दी? कि आप अपनी अपोजिशन को गद्दार कहने से बाहर नहीं आते। गृहमंत्री सदन में नहीं आए, ये जानकारी आपको किसने दी? और बलूचिस्तान के अंदर आपने वहां की आवाम के अंदर क्या किया? पाक अधिकृत कश्मीर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, वहां की आवाम के ऊपर आप गोलियां मार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में आप समझिए टीटीपी के वो आतंकवादी आपके सेना को मार रहे हैं और आप यहां पर बैठकर अपनी सेना, अपनी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं बतौर पत्रकार होते हुए। गौरीशंकर साहब, आप अपनी फिक्र करें मेरे भाई। गौरीशंकर साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। कुछ बातों को ढाल बनाकर यह कह देना कि भाई हमारे मुल्क में बड़ा अमन चैन है, लेकिन उसके बाद आप इन तस्वीरों और हालातों से पीछे नहीं हट सकते हैं। गौरीशंकर साहब। वैभव जी, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने झूठ बोलने में प्रोफेशनलिज्म हासिल कर लिया है। इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। 1971 का जो वार हुआ था जी। उसमें 16 दिसंबर को जब बांग्लादेश बना, उसके 3 दिन पहले का अखबार आप देख लीजिए पाकिस्तान में, उसमें लिखा था कि पाकिस्तान की सेनाएं आगे बढ़ रही हैं पूरे जोर शोर से और सब कुछ तबाह कर दिया है। और फिर 2 दिन बाद पता लगा कि वो तो सरेंडर कर दिया उन्होंने। तो इस तरह की न्यूज ये यहाँ के पत्रकार देते हैं और वही न्यूज उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी है। ये जो नैरेटिव है ये सरकार वहां की बनाती होगी, आर्मी बनाती होगी या जो भी है, लेकिन उनको अपनी खुशी में रहने दीजिए, जीने दीजिए, हमें क्या मतलब उससे। उनको पता है कि उनकी जो इकोनॉमी गिर रही है, बिल्कुल उनका जो टेरिटोरियल जो टेरिटरी है उसके अंदर प्रॉब्लम है, वो पीस रख नहीं पा रहे हैं। पूरे विश्व में उनकी जो ख्याति है वो एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में है। आप जहां भी जाओ, मैंने तो इतने देशों में काम किया है, जहां भी पाकिस्तानी लोग वहां काम करते हैं अपने आप को पाकिस्तानी बोलते नहीं है, वो कहते हैं हम तो इंडियन है, क्योंकि दिखने में वो इंडियन लगते हैं। जी। क्योंकि पाकिस्तान की रेपुटेशन इतनी डाउन है कि वो अपने आप को पाकिस्तानी कहने में शर्मनाक महसूस करते हैं। तो ये मैंने सैकड़ों पाकिस्तानियों के मुंह से सुना है। वो खुद कहते थे कि हम पाकिस्तानी कहने में अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान की है। उनको अगर वो खुश है इस सिचुएशन से तो उन्हें खुशी से रहने दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा यह है कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो हमारी सुधरे, हमारी जो सैनिक व्यवस्था है वो प्रगाढ़ होती चली जा रही है। आर्थिक व्यवस्था में आप देखिए हमारी जो 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, अब उधर आप देखिए 450 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो ये उनको समझना चाहिए कि उनको इकोनॉमी अपने की आवाम का भाषा गौरीशंकर जी विकास चाहिए, मुजाहिद भाई को समझ में ही इस नहीं तरह आएगी। की मुठभेड़ चाहिए। इकोनॉमी की भाषा उनको नहीं समझ में आएगी, वो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से पढ़कर चीजें आती हैं और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहां पर अपनी आवाज ऊंची करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई देखिए आपके देश में क्या हो रहा है। हिमांशु जी, गौरीशंकर जी ने जिन बातों का जिक्र किया, ये कहा कि बतौर पाकिस्तानी एक नागरिक जब विश्व के किसी कोने में जाता है तो उसको शर्म होती है ये बताते हुए कि मैं पाकिस्तानी हूं। क्या वाकई ऐसा आपको भी लगता है? जी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैं बाहर जाती हूँ, इनफैक्ट आप देखिएगा अगर आप कभी यूएई जाएं तो मैक्सिमम आपको जितने ड्राइवर्स हैं, बस कंडक्टर्स हैं, वो आपको पाकिस्तानी ही मिलते हैं, कुछ अफगानिस्तानी होते हैं। एंड इवन लंदन में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप उनसे पूछिए तो वो हिंदुस्तानी बताएंगे, लेकिन जब स्पेसिफिकली आप जब पूछते हैं उनसे तब वो इस चीज पे आते हैं कि जी हम वहां से, बिकॉज आप उनके एक्सेंट से या आप क्योंकि आप स्वयं हिंदुस्तानी हैं तो आपको वो चीजें समझ में आती हैं और वो बहुत क्लेम करते हैं। देखिए, इसमें पाकिस्तान की जनता जो है उसका कोई दोष नहीं है। दोष उन लोगों का है जिन्होंने पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था उस समय भारत से ज्यादा रईस था, लेकिन क्योंकि इनकी पॉलिसीज ऐसी रही कि इनके यहाँ पे देखिए जो जनरल साहब है, जैसे असद दुरानी साहब थे, उन्होंने इतना सारा पैसा लिया, उनके अगेंस्ट में मेहरान गेट कांड हुआ था। उसके बाद देखिए एक दूसरे जनरल थे इनके, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, आईएसआई के प्रमुख थे, जिनको पाकिस्तान ने खुद गिरफ्तार किया था 2024 में।
और उनके ऊपर भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तो इनके यहाँ एक ट्रेंड है कि जिनके पास पैसा आ जाता है या जो टॉप पोजीशंस में चले जाते हैं, वो अपने देश को छोड़कर बाहर बस जाते हैं। और कितने सारे इनके जर्नल हैं जिनकी की मौत बाहर हुई है, कंट्रीज में तो हुई नहीं है। यानी कि उस कंट्री में जहां पर लोग शर्मिंदगी उठाते हैं और लोग एक जहालत बड़ी जिंदगी जीते हैं और गरीबी में जीते हैं, यहाँ पर सिर्फ दो क्लास है पाकिस्तान में, एक बहुत रईस और एक बहुत गरीब। वहां पर आपको एक नॉर्मल मिडिल क्लास देखने को नहीं मिलती है, चीजें बहुत एक्सपेंसिव है। और इसीलिए देखिए लोग आतंकवाद की तरफ जाते हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ये देश जो है 3 बार रहा है। पाकिस्तान को लगातार अमेरिका कवर करता रहता है क्योंकि उसको समझ में आता है कि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, और जो इनके पास बॉम्ब भी हैं वो भी अमेरिका नहीं चाहता है कि किसी ऐसे आतंकवादी संगठन के हाथ में पड़ जाएं जिसकी वजह से अमेरिका या किसी और देश को विश्व में तकलीफ हो। तो ये चीजें देखिए बहुत ही सीरियस कंसर्न की बात है, और शायद इसीलिए आप देखिए जो पीओजेके का भी इलाका है, जब वहां पर मंगला डैम बनाने की इन्होंने कोशिश की थी तो मीरपुरिया जो लोग हैं वो बाहर चले गए, वो भी अपने आप को मीरपुरिया नहीं कहते बाहर जाके। तो ये एक जो नेशनल शेम है वो पाकिस्तानी आम जनता महसूस और अब करती है और लगातार महसूस करती है। जी इसी शर्म को मैं लेकर मुजाहिद के पास जाना चाहूंगा, जो हमारे गेस्ट हैं। मुजाहिद भाई, शर्म तो बहुत आती होगी, अब जो बात दिल में है मैं चाहूंगा वो आप जुबान पर ले आएं और खुलकर बता दें कि अपने आप को पाकिस्तानी कहने में आपको गर्व तो नहीं होता होगा, ये तो मैं 100% कह सकता हूं। मुजाहिद, तो मैं फिर आपको जवाब दूंगा। और ये है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का एक शेर है, शेर का बल्कि एक मिसरा आपको सुनाता हूं जहां से मैं शुरू करूंगा कि शर्म बड़ा शायराना मिजाज है आपका सर, वाकई। बोलिए बोलिए बोलिए। तुमको मगर नहीं आती। अच्छा चले, एनीवेज, अगर अब मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है तो भाई सऊदीया और टर्की ने ये पैक्ट, डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ क्यों किया? क्या आप ये कहें कि ये दोनों भी अब दहशतगर्द स्टेट बन गई है? इस सवाल का जवाब, एक छोटा सा सवाल आपसे किया, आपके हर सवाल का जवाब इसके बाद दूंगा। यहां पर आप जवाब देने के लिए आए हैं, सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी। मुजाहिद मेरे भाई, मुझे भी हाथ क्या है, हिमांशु जी आपके सवाल का जवाब दे देंगे, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि अपने आप को पाकिस्तानी कहने में आपको शर्म आती है या नहीं? अपने आप को पाकिस्तानी कहने में आपको शर्म आती है नहीं, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। फखर है पाकिस्तानी कहने में, दुनिया में किसी को नहीं होगा। और ये बता रहे थे कि 2 ही क्लास है पाकिस्तान में, ये मिडिल क्लास आपके सामने बैठी है, आपको नजर नहीं आ रही? आप अजीब बातें कर रहे हैं, अजीब ख्वाब में रहते हैं। आप तो लाहौर एयरपोर्ट पे भी कब्जा कर लेते हैं, लाहौर पे भी कब्जा कर लेते हैं, बल्कि लाहौर में सी पोर्ट भी बना देते हैं। भाई आप जैसे साफियों से बात आए, हम ऐसी साफत से और ऐसी चीजों से। और मेरे भाई, एविडेंस के साथ बात किया करो, ग्राफिक्स के साथ ना किया करो। कौन सा एविडेंस आपको चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान मैंने आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछा कि कौन सा आपका रॉकेट, कौन सा आपकी मिसाइल भारतीय सीमा में प्रवेश करके अपने टारगेट को हिट कर पाई? एक जवाब दीजिएगा, एक जवाब दीजिएगा, कौन सी? आपकी जो सरहद पर चौकियां थी उनमें मोर्टार को छोड़ दीजिए, मोर्टार और गोलीबारी को छोड़ दीजिए, लेकिन हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने आपकी एक मिसाइल को भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। एक मिसाइल को। S-400 की बैटरियां, S-400 की बैटरियां माचिस से तबाह हुई। हाँ, मुझे याद है मैं जैसलमेर बॉर्डर पर था ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, आपकी इंटरसेप्ट हुई मिसाइलें कैसे जमीन पर किसी खिलौने की तरह पड़ी थी ना, ये मैंने अपनी आंख से देखा है, ये मैंने अपनी आंख से देखा है। मैं आपको मुजाहिद बता रहा हूं, अगर आपकी सेना वहां की आवाम को ये चूरन दे रही है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीयों के ठिकानों पर अटैक किया है, भारत में मिसाइलें मारी हैं, तो आज मना कर दीजिएगा कि ये चूरन बांटना पाकिस्तान के आवाम को बंद कर दे। आपकी एक मिसाइल, आपका एक ड्रोन हमारी भारतीय सीमा में घुसकर अटैक नहीं कर पाया है। हिमांशु जी जवाब दीजिएगा, आप जो इनकी बात का, मुजाहिद की बात का जवाब देना चाह रही थी। सवाल पूछिए, ये बड़ा दिलचस्प है। मुजाहिद भाई आप थोड़ा सा आगे आइएगा कैमरे की तरफ, ताकि सुनिए तो जवाब हमारा। कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये ऐसे मुंह पर हाथ रखना, अब मैं बात पे आती हूँ कि देखिए पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया जो इस पैक्ट में आए हैं, जिसको बहुत से लोगों ने मुस्लिम नाटो कहा था, पहली बात तो ये नाटो नहीं है। दूसरी चीज, अब आप इसमें जो देखेंगे, ये सऊदी अरेबिया ने पहले भी पाकिस्तान के साथ में सितंबर 2025 में एक समझौता किया था।
जिसमें हमें आज तक नहीं पता है कि समझौता क्या हुआ था। पाकिस्तान ने पहले कहा था कि वो उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे, लेकिन बाद में उस बात से वो मुकर गए थे। द थिंग इज, सऊदी अरेबिया के अब तो पास में इनका ही अपनी सेना अम्ब्रेला नहीं है, फटा उनको हुआ है। भाड़ों अब तो इनका भाड़ों ही अम्ब्रेला फटा भाड़े हुआ है पे, हिमांशी जी। जी, जी। उनको भाड़े पे सैनिक चाहिए मरने के लिए, और पाकिस्तान के पास में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान उनको दे सकता है। पाकिस्तान की जो सेना है वो जैसा मैं पहले कह रही हूँ, अपने सैनिकों की नहीं है, वो उनको मरने के लिए कहीं भी भेज सकती है। और जो डिसोन कर दे, जब बलोच पकड़ लेते तब भी डिसोन कर देती, कहती है हमारे फौजी नहीं पकड़े गए। पिछले कुछ समय में इनके 80 से ज्यादा फौजी तो बलोचों ने मार दिए। इनकी जो इतनी बड़ी जफर एक्सप्रेस चलती है, उसकी तो कभी भी आके वो घंटी बजा के उसको हाईजैक भी कर लेते हैं। देखिए, ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। अब तुर्की जो है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान में बैठा हुआ था। उसके यहां से ड्रोन्स भी बहुत सारे आए थे और टेक्नीशियंस भी आए थे, जो हमारे हमले में बहुत सारे लोग उनके मरे भी थे। द पॉइंट ऑफ द मैटर इज, यहाँ पर पाकिस्तान को पैसे की आवश्यकता है, जिसके लिए वो अपने सैनिकों को कहीं भी मरने भेज देता है। तुर्की जो है वो चाहता है कि वो खलीफा बन जाए मुस्लिम वर्ल्ड का, इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान उसके पॉकेट में आए। और सऊदी अरेबिया, क्योंकि अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है, उसको जरूरत है तुर्की की टेक्नोलॉजी की और पाकिस्तान के सैनिकों की। देखिए, ईरान के वॉर का मैं एक जिक्र करूंगी जो यहाँ पे जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूं कि ईरान एक 3,500 साल पुरानी सभ्यता है। लेकिन जितने भी देश मिडिल ईस्ट के नक्शे पे हैं, ये सिर्फ 100-125 साल पुराने देश हैं। इससे पहले ये मछलियां पकड़ते थे और ऊंट चराते थे। जब इनके पास तेल मिल गया तो ब्रिटानिया ने इनका जब तेल खरीदना शुरू किया, अमेरिका ने इनका तेल खरीदना शुरू किया, तो सडनली ये रईस हो गए। तो इनकी हालत जो है हरियाणा के जाटों वाली हो गई है कि इनके पास सडनली पैसा आ गया और वो सोचते हैं कि लेकिन इनके पास में ना तो कोई भी एक हिस्टोरिकल कोई बैकग्राउंड है, ना इनके पास में इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी है। तभी तो एक अमेरिका से अभी देखिए 30 साल का उन्होंने जो न्यूक्लियर एक डील की है, वो किस लिए की है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं वो धीरे धीरे, अब आप देखिएगा कि समय के साथ में ये सऊदी अरेबिया में शिफ्ट कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान सुरक्षित देश नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो ये जो है, ये एक बड़ी चीज का हिस्सा है। और इसी नाटो को बड़ा करके, जो इस्लामिक नाटो, जो और सो कॉल्ड इस्लामिक नाटो हिमांशी है, जी, मुझे ये इसको बिल्कुल बड़ा तय लग करके रहा है कि शिया सुन्नी को मुजाहिद भी को लड़ाया आपकी जाएगा। इन बातों को, इन आंकड़ों को अगर उनके अंदर समझ होगी तो समझ आया होगा। मुजाहिद भाई, आपकी जानकारी को मैं थोड़ा सा दुरुस्त करूंगा। सऊदी अरब को लेकर हिमांशी जी ने जो बातें कही कि आप सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तंगी से जूझते हुए एक ऐसे देश हैं जो परमाणु का छाता लेकर किसी की भी देश के सर पर जाएंगे और लगा देंगे, कहेंगे भाई हम परमाणु सुरक्षा आपको देंगे, आप हमें कर्जा दे दीजिए। सऊदी अरब से अगर मैं हालिया रिपोर्ट की बात करूं तो लगभग 27 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज सऊदी अरब से आपने ले रखा है। आईएमएफ की बात करूं तो 7.29 अरब एसडीआर आपने आईएमएफ से ले रखा है। जिस देश की अर्थव्यवस्था आईएमएफ और सऊदी अरब जैसे देशों से चल रही है, उस देश को बैठकर आप यहां पर डिफेंड कर रहे हैं। और मुझे अफसोस है कि आप ये कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तानी होने पर गर्व है। जवाब दीजिएगा। मेरा ये है, मुझे अभी भी पाकिस्तानी होने पर गर्व है, क्योंकि दुनिया में कर्जा लेने वाला मुल्कों में इंडिया नंबर 1 है। भारत से ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत में आतंकी घुसपैठ करवा के आतंकवादी हमले करवाए। बलूचिस्तान के अंदर स्थितियां ऐसी हैं कि आपकी, अभी जाके अरे मुजाहिद भाई, कम से कम अपने बलूचिस्तान की आम आवाम की तो फिक्र करिए। आपकी पाकिस्तानी सेना, आपका आसिम मुनीर, जिसकी आप यहां पर बैठकर शरण वंदना कर रहे हैं, उसके इशारे पर आपकी आवाम को गोलियां मार रहे हैं। शरण वंदना मत करिए, यहां पर अपने नंबर मत बनाइए पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार के सामने। मैं फिगर की बात कर रहा हूं, आपकी आवाम पर गोलियां बरसाई जा रही है बलूचिस्तान में, उस पर क्या बोलेंगे आप? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिस पर आपने कब्जा कर रखा है, वहां के आवाम पर आप गोलियां मार रहे हैं। अभी लिखो गूगल पे, एक बतौर पाकिस्तानी नागरिक अगर आपके अंदर जरा सा भी, इतना सा भी स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता होती तो बलूच के उन नागरिकों के लिए एक आवाज आप बोल देते। मेरे भाई, आपने जो तकरीर करनी है, सौदा चूरन बेचना है तो बेचो, हार्ड फैक्ट्स की बात करनी है तो अभी गूगल पे लिखो कि दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला मुल्क कौन सा है। अगर भारत आ जाए तो अपना मुंह यहाँ डाल लेना, ये चूजू भर पानी निकलेगा मेरे भाई, और कुछ नहीं कहता आप। अरे आपकी अर्थव्यवस्था आईएमएफ से चल रही है मालिक, आपकी अर्थव्यवस्था पूरी, आपके देश का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना अर्थव्यवस्था का,
जो अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर है आईएमएफ के कंधे पर, कर्जे पर न चलती, आपकी आवाम के हाथ में कटोरा रहता है सर। आटे दाल का भाव पता करिए बाजार में निकलकर। चरण वंदना करने वालों को चीजें महंगी नहीं मिलती हैं, आम आदमी जो होता है ना उसको चीजें महंगी मिलती हैं। गौरीशंकर जी, गौरीशंकर जी आप जवाब दीजिएगा। वैभव जी, ऐसा है कि कोई भी चीज को सुधारने के लिए आप अपनी गलती पहले माने तब सुधर सकती हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानते और तो वो सुधारने के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इनके खुद के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम जहां भी चलते हैं वहां हमें भीख मांगनी पड़ती है, और ये सच्चाई है। कभी सऊदी अरब के पास जाते हैं, पहले यूएई के पास जाते थे, कभी आईएमएफ के पास जाते हैं, कभी यूएस के पास जाते हैं। इनको पैसे का रिपेमेंट करने में दिक्कत आ रही है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है उसको जो दिवालियापन बच जाए उसके लिए निर्भर करना पड़ता है हर बार कंपनी को। ऐसा इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्थिति है, तो उसके बावजूद भी अगर ये इसको डिफेंड कर रहे हैं तो इनकी इच्छा की बात है। आप देखिए इनकी जो इंटरनल इकोनॉमी है उसमें कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं। आम जनता की परेशानी यह है कि उनको दैनिक आवश्यकता की चीजें नहीं मिलती हैं। हम तो देखते हैं कि लोग वहां पे कई बार अभी मैं देख रहा था कि किसी ने एक बहुत बड़ा केक बनाया और उस केक को इस तरह से जो गरीब लोग हैं वो लूट के ले गए जैसे उनको कई दिनों से खाना नहीं मिला हो। तो ये सिचुएशन आती है। आप देखते हैं पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल नहीं मिलता, लोग प्लास्टिक की बोतल के अंदर पेट्रोल ले जा रहे हैं। तो ये इस तरह के जो सीन्स हैं जो रियल लाइफ के, उनको देख के इनको सोचना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था को हम सुधारें और देशों के साथ संबंध ठीक करें। उसकी बजाय ये उल्टा अपने जो आर्मी है उसके अंदर पैसा लगाते हैं, इकोनॉमी में नहीं लगाते हैं, और उस पैसे को जो है दुरुपयोग करके फिर और उधारा लेते हैं, फिर और उधार लेकर उसको रीच चुकाने के लिए दोबारा उधार लेते हैं। ये इनकी अर्थव्यवस्था चल रही है। इंटरनल पॉलिटिक्स में आपने कहा बलूचिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम है, पख्तूनख्वा में बड़ी प्रॉब्लम है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रॉब्लम है, इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, उनके लोग भी बाहर काफी हंगामा कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको बाहर निकाला जाए। और तो ये सब चीजें इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में भी बहुत खतरनाक तरीके से बाहर आ रही हैं। इनको उसको संभालना चाहिए, सुधारना चाहिए, बजाय भारत के ऊपर आक्षेप लगाने के और भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की बजाय उसके ऊपर इनको कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान एक एक्सेप्टेड आतंकवादी देश बन चुका है, तो ये इससे पीछे हटना इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अभी ये अपने आप को ये कहता है कि हम सऊदी अरेबिया के साथ जा रहे हैं। अरे सऊदी अरेबिया के साथ आपको जाना पड़ रहा है क्योंकि वहां से पैसा जब भी मिलेगा जब आपको अपने सैनिक वहां पे भेजोगे, तो सऊदी अरेबिया भी मना कर देगा कि हम आपको पैसा नहीं देंगे आगे। और तुर्की के पास भी इसीलिए जाना चाह रहे हैं कि टर्की से जो है वो हथियार उनको फ्री में मिल जाए, और जगह तो पेमेंट करना पड़ता है। वहां से इनको कई ड्रोन और मिसाइल जो है कुछ हद तक बिना पैसे के या बहुत कंसेशन रेट पे मिल रही हैं, इसलिए वो उनके साथ जाना चाहते हैं। और ये दोनों ही देश जो है सऊदी अरेबिया और टर्की, ये चाहते हैं कि वो इस्लामिक वर्ल्ड पे दबदबा बनाए रखें, और वो पाकिस्तान को उसके लिए यूज करते रहते हैं। तो ये सिचुएशन यही है। इसके लिए इनको अपनी स्थिति को सुधारना अगर चाहते हैं गौरीशंकर जी, तो मुझे नहीं अपनी लग रहा है कि अर्थव्यवस्था को किसी इन्हें भी सुधारना एक पड़ेगा देश के और नागरिक के अपने लिए जिन अंतर्गत बातों का देश आपने विस्तार से जिक्र किया, इन बातों को सुनकर, समझकर, तथ्यों को खंगालकर ये कहना कि मुझे गर्व है अपने देश पर। देखिए, देश से गर्व करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, लेकिन झूठा गर्व कैसा आप कर रहे हैं गौरीशंकर जी? नहीं, गर्व इनको करना चाहिए, मैं नहीं कहता गर्व नहीं है, गर्व हाँ करना बिल्कुल, आप चाहिए, गर्व करिए अपने लेकिन देश सच्चाई पर, भी माननी चाहिए और लेकिन आप सच्चाई को हाँ मान अपनी के गलतियों को अपनी स्वीकारिए। कमियों को दूर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके गर्व का सफलता होगी। अदरवाइज वो गर्व क्या है, वो फिर दुख के अंदर ले जाना। वही हो रहा है और पाकिस्तान के मुजाहिद साथ। भाई, आप देखिए एक मैं कई आपको वर्षों राय में देना चाहूंगा बहुत गौरीशंकर जी, लौटूंगा नीचे की आपके तरफ पास, गिरता चला जा रहा है लौटूंगा आपके पाकिस्तान। पास। एक आपको राय देना मैं चाहूंगा मुजाहिद भाई कि आज अपनी सरकार की चरण वंदना, सेना की चरण वंदना करना छोड़िए और सवाल पूछिए अपनी सरकार से कि क्या देश का हाल आपने कर दिया है।
कहना चाहूंगा कि आप सरेंद्र मोदी की चाटुकारिता छोड़ दें, जिसको आज गुजरात में इंडिपेंडेंस डे हम के आपसे मौका कह रहे हैं, आप पर हमसे कह रहे हैं। एक सरकारी, जी यार सुन लिया करो, हाँ, बोलिए बोलिए आपके बोलिए। प्राइम मिनिस्टर को एक सरकारी स्कूल नहीं मिला जिसमें जाके इंडिपेंडेंस डे पर वो अपनी कोई तस्वीरें खिंचवा सके, वो भी प्राइवेट स्कूल में गया गुजरात में, होम टाउन में। डूब के मर जाओ यार सारे ही तुम किसकी लोग। किसकी बात आप कर रहे हैं? एक बार फिर से अपनी बात दोहराइएगा। जी भाई, गुजरात की बात है। इंडिपेंडेंस डे आपके ये 15 अगस्त पे प्राइम मिनिस्टर को आपके एक भी सरकारी स्कूल नहीं मिला गुजरात में, जहां जाके वो ये बता सकता कि मैं सरकारी स्कूल में आया और ये बैठने के काबिल है। वो एक प्राइवेट स्कूल में गया और वहां उसने तस्वीर खिंचवाई है। इससे ज्यादा कोई शर्म फिर का हमने मकाम आपसे है कहा कि तो भाई बात ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से जो पढ़कर आते हैं और जब मैं बोलने लगता हूं तो आप पीछे चले जाते हैं कैमरा छोड़कर। इससे काम नहीं चलेगा, भागे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर पर थे और वहां पर तिरंगा झंडा फहराया, देश के युवाओं, देश को संबोधित किया। गुजरात की बात ऐसा कर रहा है हूँ। आप विधायक अपना जी की जितने भी मैं कह रहा हूँ, आईआईटीज हैं हमारे यहाँ पे, हाँ जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सब सरकारी हैं और वो बहुत ऊंची ख्याति और अच्छी शिक्षा के लिए माने जाते हैं, पूरे विश्व में माने जाते हैं। हमारे जो बच्चे आईआईटी और आईआईएम से निकल के जाते हैं उनको आईआईटी सारे आईआईएम की बात एमएनसी आप वाले मुजाहिद भाई से मत ढूंढते करिए। रहते हैं, देखते रहते हैं, वरिशंकर जी, यहाँ कोई आके फायदा उनको नहीं है लेके करने जाते का, हैं। कोई तो फायदा ही ऐसी नहीं करने का। ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का छात्र जो आज टीवी स्क्रीन पर आकर बैठा है पूरे विश्व के सामने, ये सिर्फ और सिर्फ उन तथ्यों की बात कर रहा है जो फोन पर स्क्रॉल करते करते इनके सामने आ जा रहे हैं। बोलिएगा हिमांशु जी, आप कुछ कह रही हैं। देखिए, हम मुजाहिद भाई का जो दर्द है वो समझ सकते हैं। वो उस देश में रहते हैं, उस देश के खिलाफ वो कुछ बोल नहीं सकते, स्पेशली जब वहां पर आईएसआई पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करती हो। देखिए, मैं आपका ना ध्यान 2022 में ले जाना चाहूंगी, जब इमरान साहब मॉस्को गए थे पुतिन से मिलने। अमेरिका ने उसी समय मैसेज दिया था और डोनाल्ड जो लू है उनका एक साइफर लीक हुआ था जिसमें क्लियरली कहा गया था कि ये स्टैंड हमें मंजूर नहीं है कि पाकिस्तान एग्रेसिवली न्यूट्रल होके और रशिया से संबंध रखे। और तब उनको कुर्सी से हटा दिया गया था। बदले में उनको एड दी गई थी और कुछ जो हथियार हैं वो अमेरिका के आदेश पर यूक्रेन को दिए गए थे, जिसमें कि 122 mm ग्रैड रॉकेट्स, 155 mm आर्टरी शेल्स और मोटर राउंड्स ये पाकिस्तान ने यूक्रेन को सप्लाई किए थे, क्योंकि उस समय ये इनका युद्ध शुरू हो गया था। तो देखिए, पाकिस्तान का ना, लेट्स अंडरस्टैंड कि उनके बैकयार्ड में बहुत कुछ इतनी गंदगी है जिसको वो विश्व के सामने नहीं ला सकते हैं। तो पाकिस्तान ने हमेशा देखिए, एक जो ट्रम्प साहब है उनका भी एक बयान आया था कि पाकिस्तान हैज गिवन नथिंग बट लाइज एंड डिसीट। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है जिसने पाकिस्तान के लिए कहा है। कभी वो कहते हैं कि मुनीर जो है बेस्ट, मेरे जो क्या जनरल हैं, उनको क्या पड़ी है एक जनरल साहब से संबंध रखने की, जब एक वहां पर प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, वो तो किसी संवैधानिक पद पे नहीं है ना, तो उनके साथ में संबंध रखने की क्या जरूरत है। तो अमेरिकन पॉलिसीज जो है वो पाकिस्तान को चलाती है और इसीलिए चाहे इनकी जुडिशरी हो, चाहे इनके लोग हो, वो सब फौज के अंडर अम्ब्रेला में रहते हैं और इसीलिए ये बहुत खौफ खाते हैं किसी भी चीज को क्लियर बोलने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आसिफ मुनीर मुझे साहब समझ ने नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के एक अंदर immunity बच्चों ले को ली है स्कूलों में 2030 तक। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बच्चों भी को उनके जो अंडर आ इतिहास गए की हैं। किताबें पढ़ाई जाती हैं, क्या उन किताबों में भर भर कर झूठ लिखा हुआ है? 47 में क्या हुआ? हाँ, पाकिस्तान अपने फौजियों को अगर सम्मान देता है तो ये फौज क्या एक अच्छी बात है। आप तो अपने शहीदों को सम्मान भी नहीं देते, साल साल बाद जाके बोलते हैं कि हाँ ये ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। ये मोहतरमा मेरी बात से इत्तेफाक करें ना करें, तो आपको शर्म करनी चाहिए कि आप तो अपने शहीदों को भी सम्मान नहीं देते, छुपाते हैं दुनिया से। यार प्लीज स्पीक आउट, अपने मीडिया को ऐसा बनाएं, हकायक बोला करें प्लीज। शहीदों को सम्मान भारत में नहीं दिया जाता है, इस बात का जिक्र आप तो मत ही करिए तो ज्यादा अच्छा है। तभी मैंने कहा ना कि इतिहास की जो किताबें हैं, मुझे वाकई पाकिस्तान से उन किताबों को एक बार मंगवाकर मुझे लग रहा है पढ़ना पड़ेगा कि आप लोग पढ़ाते क्या अपने बच्चों को स्कूल में, पाकिस्तान का इतिहास क्या है, कैसे आपने पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा किया, बलूचिस्तान पर कैसे आपने जबरन नियंत्रण किया, ये सब वहां के बच्चों को बताते हैं या फिर गुमराह करते हैं अपने देश के बच्चों को? जो आपको कोर्स पढ़ाया जा रहा है ना, मुजाहिद भाई बताते हैं या नहीं बताते अपने बच्चों को कि आपने कैसे पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा किया? बताते हैं?
क्या आपने सवाल कैसे किया? पाक अधिकृत कश्मीर पर, बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा किया? ये आपके यहाँ इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है, बताते हैं स्कूल में बच्चों को। मेरे भाई इतिहास में तो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपकी जो भाजपा है वो तो इंडिया को मानती नहीं थी, वो तो तिरंगे के खिलाफ थी। आप बोल रहे बताइए ना, आप क्या पढ़ाते हैं अपने बच्चों को? 47 में आपने कैसे जबरन पीओके पर कब्जा कर लिया? आपकी सेना बलूच कबाइलियों का भेष रखकर पाकिस्तान भारत के कश्मीर में घुसी और वहां पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान में आपने किस तरह से वहां पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है? तो भाई फुटबॉल पढ़ाइए अपने बच्चों को, गुमराह मत करिए। नहीं तो वो भी जब टीवी पर पहुंचेंगे, किसी बड़े मंच पर पहुंचेंगे, तो ऐसे ही एक्सपोज होते रहेंगे जैसे आप आज हो रहे हैं। कदम तो बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं मेरे भाई। हम तो कह रहे हैं, हमने तो नहीं वहां सफेद झंडे लहराए थे कश्मीर में मेरे भाई, पाकिस्तानी फोर्स ने नहीं लहराए थे। हाँ। ये आपकी फोर्सेस थी जिन्होंने लहराए थे झंडे। हाँ। वहां पर सफेद झंडे आपके उठा जिन्होंने उठा के। यूएन के अंदर ये स्वीकारा था कि पाकिस्तान की सेना जो है वो कबाइलियों के भेष में पाक अधिकृत कश्मीर में घुसी है। मैं आपको क्लिप्स भेजता हूँ। आपके जिन्ना ने यूएन के मंच पर यह स्वीकारा था, बतौर लिखित है, ये मैं आपको बता दूं। दूसरे की बात भी सुना करें। बोलिए बोलिए। जी फरमाए, क्या कह रहे हैं? आप इतिहास क्या पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, ये बताइए, बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर। मेरे भाई इतिहास हम जो भी पढ़ाते हैं ना, अभी हम अपने मुल्क का मुस्तकबिल बना रहे हैं। नहीं बना रहे हैं सर, आप बड़े अपने मुल्क का मुस्तकबिल और बल्कि उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आ रहा है इस वर्ल्ड पैक्ट के बाद ये कितना एक्सपैंड होने वाला है। आपको हमारी दिफाई सलाहियतों का भी बिल्कुल शायबा भी नहीं है। आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, पाकिस्तान जो है अमेरिकन जो F-52 है उसको भी देख सकता है। चले ये अमेरिका का पिछलग्गू बनना बंद कर दीजिए सर, ये आपके काम नहीं आने वाला है। भाई, अगर हम उसका पिट्ठू बन रहे होते तो उसका F-52 देखने के एफर्ट करते। आप अजीब बेवकूफ आदमी है यार, पता नहीं किसने आपको जर्नलिज्म में रखा। तो आप कैसे आदमी हैं? आपको किसने बता दिया इन तमाम स्थितियों को लेकर? बलूचिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इतिहास पढ़ के आइए पहले जाकर। क्या है वहां पर, क्या स्थितियां आपने वहां पर बनाई हैं अपनी आवाम को लेकर? तो मेरे भाई आप तो ना ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत ने आपको धोया था, लिटरली मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, धोया था पाकिस्तान को भारतीय सेना ने। आपके घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी हमने। आपके 11 ऐसे एयरबेस है जिनको निशाना बनाकर नेस्तनाबूद कर दिया गया था। सैटेलाइट तस्वीरें भारत ने बाकायदा सबूत के साथ जारी की हैं। क्या बात आप कर रहे हैं मुझसे? इतिहास टीवी एंड पे कह दिया करो। बांग्लादेश के अंदर क्या स्थितियां आपकी हैं पता है आपको? इतिहास के टीवी बना लो, इतिहास टीवी मेरे भाई। मशवरा आपको। 1971 का दौर याद है? 1971 का वो युद्ध याद है जब आपके 91,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने बंधक बनाया था? रिहाई करवाने के लिए आपको कैसे गिड़गिड़ाए थे आप? अब मुंह पर हाथ रख लीजिए, जब आप पर बात आए तो मुंह पर हाथ लग लीजिए। क्या बच्चों को इतिहास पढ़ाएंगे आप? अपने जाकर बताइएगा आज कि कैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आपने कब्जा किया, बारामूला के अंदर आपकी सेना ने किस तरह से नरसंहार किएगा, बताइएगा एक बार। मुंह पर हाथ रखने से आज काम नहीं चलेगा, आज मुंह पर हाथ रखने से काम नहीं चलेगा, जवाब दीजिए। अब अपनी बात कह के निकल जाना ये बड़ा शानदार है, जब जवाब ना हुआ करे तो मुंह पर हाथ रख लीजिए और चुप हो जाइए। हिमांशु जी आप बोलिएगा। हिमांशु जी कम शब्दों में आप बोलिएगा, फिर उसके बाद में समय थोड़ा सा अभाव है, खत्म करूंगा इस डिबेट जी को। बिल्कुल, पाकिस्तान अभी एक चांद पे जाने की कोशिश कर रहा है चाइना के साथ मिलकर, और उसका नाम रखा गया है जिन्ना वन। उससे पहले जब ये मिसाइलें बनाते थे तो उनका नाम गजनी गौरी रखते थे, कि इनको इतनी शर्म नहीं है कि जो इनकी बेटियों के साथ में, माओ के साथ में जिन लोगों ने जिस तरह का सुलूक किया, इनकी टेरिटरी को कब्जे में लिया, उन मुसलमानों के कन्वर्टेड होके ये बैठे हैं और उनके नाम पे ही अपनी मिसाइलों के नाम रख रहे थे। दूसरी चीज, जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। इन्होंने कोशिश की थी कि पहले हम तुर्कों के साथ में दोस्ती कर ले, तुर्कों ने कह दिया हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो इन अरब मुसलमान बनने की कोशिश की, उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया। और ये सच इनको जानना होगा, ये कितना भी मुंह पर हाथ रख ले, कैमरे से पीछे हो जाएं, लेकिन इस सच से आप भाग नहीं सकते हैं। समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं अपने तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इन तमाम स्थितियों के बीच पाकिस्तान को यह समझना होगा कि इन स्थितियों, इन हालातों से आप अपने देश को सिर्फ और सिर्फ गर्त में लेकर जा रहे हैं, और देश के सवाल में आज पाकिस्तान को यह समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।